जय हिंद, जय भारत। मेरा यूट्यूब चैनल जीएम लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। चलते हैं आज 11 ज्योग्राफी चैप्टर 3 अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। विद्यार्थी को समझ में नहीं आने के कारण इसका जवाब गलत दे देते हैं। तो हम चलते हैं अपवाह तंत्र क्या है, इसको समझते हैं। अपवाह का अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह बहना। अब एक जगह से दूसरे जगह क्या बहती है, तो हम देखते हैं कि पानी जो है एक जगह से दूसरे जगह बह के जाती है। जिस रास्ते से बह के जाती है उसी रास्ते को हम नदी कहते हैं। चाहे वह अपवाह जैसे भी हो, यदि वह नदी से बहती है उसको भी अपवाह कहेंगे, यदि झील से बहती है उसको भी अपवाह कहेंगे। यानी कोई भी माध्यम से यदि बहती है तो उसको हम अपवाह कहेंगे। और नदी जिस क्षेत्र में बहती है वे सारे क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। जितना क्षेत्र में बहती है, जितनी बड़ी क्षेत्र में बहती है, ये सारे क्षेत्र को मिला के हम अपवाह तंत्र कहते हैं। तो अपवाह तंत्र को दो भाग में बांटा गया है। अपवाह तंत्र को दो भाग में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। वो हम देखेंगे दो भाग, और उसमें हम चर्चा भी करेंगे। पहला है हिमालयी क्षेत्र अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र, इसमें उत्तर भारत के जितने सारे नदियां हैं वे सारे नदियों को हिमालयी अपवाह तंत्र कहते हैं। हिमालयी क्षेत्र से, तिब्बती क्षेत्र से जो नदी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब की ओर बहती है, वे नदियों को हिमालयी नदी कहते हैं या हिमालयी नदी तंत्र कहते हैं। इस नदी का विशेषता ये है, क्या है कि यह नदी
हिमालयी क्षेत्र से बहती है, बर्फ वाले क्षेत्र से बहती है, बर्फ वाले क्षेत्र से निकलकर आती है, इसलिए इस नदी में कभी भी पानी सूखती नहीं है और इसी विशेषताओं के कारण इस नदी को हिमालय क्षेत्र की इस नदी को बारहमासी नदी कहा गया है। बारहमासी नदी का अर्थ वही है जो जिस नदी में कभी पानी नहीं सूखती है, 12 महीना पानी रहती है, 12 महीना पानी मिलती है। इस नदी में 12 महीना पानी मिलने का एकमात्र कारण है तिब्बती क्षेत्र से, हिमालयों के क्षेत्र से, हिमालयों से बर्फ पिघलने के कारण इस नदी में पानी बहती है। अर्थात जब तक बर्फ रहेगी तब तक इस नदी में पानी रहेगा। बर्फ नहीं खत्म होगा तो इस नदी में पानी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए इस नदी में पानी 12 का 12 महीना पाई जाती है, 12 का 12 महीना ये पानी बहती है। हिमालयी क्षेत्र का 3 मुख्य नदी हैं, जो बड़े बड़े वो नदियां हैं। फिर इन तीनों नदियों के अनेक सारे सहायक नदियां भी हैं। पहला सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। तो बारी बारी से छोटे छोटे खंडों में ये तीनों नदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिससे हमको भली भांति समझ में आ जाए। इसे समझने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम छोटा छोटा भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। पहला नदी सिंधु नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे, इनको जानेंगे, इनका विशेषता क्या है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत में बोखरचू के समीप हिमनद से सिंधु नदी निकलती है। याद रखना, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र है कैलाश पर्वत में बोखरचू के समीप हिमनद से सिंधु नदी निकलती है। यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर लद्दाख और बलिस्तान
के बीच बहती हुई यह जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास एक महाखंड का निर्माण करता है। और यह महाखंड इतना सुंदर, इतना मनमोहक, इसका सौंदर्य इतना सुंदर लगता है जो कि कहने का कोई बात नहीं। इसलिए लोग उसे देखने के ख्याल से भी वहां जाते हैं। यह नदी उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई पाकिस्तान के दर्दिस्तान क्षेत्र में प्रवेश करती है और वह आगे चलती है। आगे चलते हुए कराची के पूरब साइड से यानी पूर्वी भाग से और भारत के गुजरात के पश्चिम भाग से के बीचों बीच से होकर वह सिंधु नदी अरब सागर में मिल जाती है। फिर हम वापस चलते हैं। भारत में जब यह सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती है तो ये 5 नदियों के साथ एक जगह मैथन के पास मिलती है। यही 5 नदी मिलने से उस क्षेत्र के नाम पंजाब हुआ, जो पंजाब वही पंजाब जिसका राजधानी चंडीगढ़, वो पंजाब का नाम ये 5 नदी के मिलने से हुआ है। और ये नदियां उस क्षेत्र में किसानों का एक बहुत अच्छा सिंचाई का साधन बना है, जिससे काफी अधिक मात्रा में वहां खेती की जाती है। फिर आगे हम चलते हैं कि इस नदी का यानी सिंधु नदी का सहायक नदी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका सहायक नदी क्या क्या है, कौन कौन से हैं। हिमालय से निकलता हुआ ये नदी आके सिंधु नदी के साथ जब मिल जाती है तब इसका सिंधु का सहायक नदी कहते हैं। तो चलते हैं, इसका सहायक नदी कौन कौन से हैं। तो इसका सहायक नदी सयोक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है और सिंगार है। जब यह नदी कैलाश पर्वत से निकलती है तो तिब्बत में इस नदी को खम्बान या सिरमुख कहते हैं। याद रखने का योग्य ये बातें हैं। याद रखना है कि तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है। तो याद रखना, सिंधु नदी को खम्बान या सिरमुख कहा जाता है तिब्बत क्षेत्र में। इस नदी से कौन कौन प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको याद रखने का मुख्य मुख्य बिंदु पर हम ध्यान देंगे। वह बिंदु है कि
सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? फिर पूछा जा सकता है कि तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहते हैं? फिर पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी पाकिस्तान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? फिर पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी का सहायक नदी कौन कौन से हैं? फिर यह भी पूछा जा सकता है कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों हुआ? वो पांचों नदी जब आपस में मिला तो पंजाब बन गया। तो वो 5 नदी का नाम क्या है? तो हम देखेंगे कि वह 5 नदी सतलुज है, बेस है, रावी है, चेनाब है और झेलम है। ये 5 नदी है और ये पांचों नदी जब मिलता है तो उस जगह का नाम पंजाब हो गया। तो हमें अब देखेंगे कि हिमालयी क्षेत्र के जो नदियां हैं वो कौन कौन से हैं। एक बार हम इधर गौर करेंगे। जैसे अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला हिमालयी नदी तंत्र, दूसरा प्राय द्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र में देखेंगे कौन कौन से नदियां हैं। तो इसमें 3 बड़े बड़े नदियां हैं। वो है सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। आज मैंने सिंधु नदी के बारे में चर्चा किया। अपवाह तंत्र का ये पहला पाठ है। तो पहला पाठ में मैंने सिंधु नदी के बारे में जानकारी दी। फिर मैंने अगला क्लास में यानी पार्ट 2 में फिर मैं ये बताऊंगा कि सिंधु नदी के कौन कौन से सहायक नदियां हैं और उन सहायक नदियां का विशेषताएं क्या है। उस नदी को अपवाह तंत्र के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो मैं बहुत कम समय में और बहुत अच्छी तरीका से
मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। इसे थोड़ा थोड़ा और बढ़िया से इसको उतारेंगे और इसको याद करेंगे, जो कि परीक्षा में ये सारे प्रश्न आ जाए तो मैं आसानी से जवाब दे सकूं। इस तरह करके अपना ज्योग्राफी के अलग से एक डायरी बना लेंगे। अब प्रतिदिन इस पाठ के पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, इस तरह हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ाएंगे और अब पार्ट बाय पार्ट उतारते जाएंगे, तो आपको भी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा और चीज़ भी याद हो गया। और थोड़ा थोड़ा पढ़ने से वो बढ़िया से और वो याद रहता भी। इसलिए आज हम यहीं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। यदि मेरा ये टॉपिक बढ़िया लगा तो आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।